हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे लोग होंगे उम्मीद है। तो यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड का एक और अनसोल्व पेपर आज हम करेंगे। पीछे करवाया था एक पेपर हमने लास्ट टाइम 2010 का था वो, तो उम्मीद है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। वैसे अब तक कमेंट वगैरह तो नहीं आई है अभी तक, क्लियर है? कमेंट नहीं आई है अभी तक, कोई भी कमेंट नहीं आई है। चलिए खैर एक और पेपर है आज, तो इसकी भी प्रैक्टिस करें आप लोग, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो मैंने बताया था आपको 10 या 12 पेपर पहले मैं अनसोल्ड करवाऊंगा, उसके बाद आपकी सोल्ड सीरीज भी शुरू होगी। और इन अनसोल्ड पेपर में भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करें, भैया इनमें से भी सोल्व करवाया जाएगा। तो आज हम एक और पेपर करने जा रहे हैं जो कि उत्तराखंड और यूपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम होगी हमारी अप्रैल और मई के बीच में, उसमें इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस पेपर में से क्वेश्चन आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको मैं यहाँ से पहले पेपर से हम पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे हमारी क्लियरिटी और ज़्यादा हो जाए। क्लियर है? चलिए जी, क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं इसको हम। ठीक है, चलिए भैया इसको जूम कर लेते हैं यहाँ से। चलिए जी, अब दिखना हमारा स्टार्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? वैसे आपकी स्क्रीन पर पहुँच गया होगा फ़ोन की। पहला क्वेश्चन है, निज अर्धचालक में अपद्रव्य यानी कि इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं हम बाह्य अर्धचालक बनाने का उद्देश्य लिखिए। क्यों हम ऐसा करते हैं? निज अर्धचालक मतलब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में हम जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसमें जो हम ये अर्धचालक बनता है, तो उस अर्धचालक बनाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है भैया? ठीक है, तो उसे अर्धचालक बनाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है वो बताना है हमें। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे पे बढ़े। चलिए जी, दूसरे पे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो किन किन बातों पर हमारा डिपेंड करता है। क्लियर है? दूसरा हो गया। चलिए तीसरे पर पहुंचते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, पहले ही दिख रहे हैं आपको, इनकी रेटिंग जो है हमारी सामने दिख रही है। चलिए जी, थर्ड पे पहुंचते हैं। कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ एक्स रेज से अधिक तथा दृश्य प्रकाश से कम होती है? ठीक है, दृश्य प्रकाश से कम होती है। क्लियर है? इंटरनेट खुला हुआ था, हट जा भाई, अब बंद कर दिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थर्ड था हमारा, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक्स किरण की, ठीक है इसको पढ़ रहे थे हम, कौन से वाला को? इस वाले को पढ़ रहे थे, थर्ड को, कि एक्स किरणों से अधिक तथा दृश्य प्रकाश से कम होती है। क्लियर है? तीसरा हो गया। तीसरे को आप ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो कमेंट करेंगे। चौथे वाले पर पहुंचते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक का नाम लिखिए। क्लियर है? मंदक का नाम लिखना है जो नाभिकीय रिएक्टर में हमारा यूज होता है, तथा लिखे कि मंदक की आवश्यकता क्यों होती है, उस मंदक की हमें ज़रूरत वहाँ पे क्यों पड़ती है। ठीक है, 4 हो गए। अब पहुँचते हैं हम 5 पे। 5वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी बदल जाएगी? ठीक है, वहाँ पे कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी यदि कुंडली में प्रवाहित धारा को दोगुना, ठीक है, कुंडली में प्रवाहित धारा को हम क्या कर दें? दुगुना कर दें, और कुंडली की त्रिज्या को आधा कर दें। ठीक है, कुंडली की त्रिज्या को क्या कर दें? आधा कर दें। तो वहाँ पे हमें धारावाही कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बताना है कि कितना होगा, कितनी बदल जाएगी, क्या उसमें चेंज आएगा अगर हम कुंडली में प्रवाहित धारा को दुगुना कर दें और त्रिज्या को आधा कर दें। ठीक है, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए जी, बताना है हमें। अब 5वें पे पहुँचते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5वां हो गया हमारा। ठीक, ये रहा हमारा छठा। चित्र में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम लिखिए तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। ठीक है, कौन सा लॉजिक गेट है मैं अभी बता दूंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करें। क्लियर है?
उसके बाद हम करते हैं। तो 6 के 6 इधर हो गया, आप नोट करें इनको पॉज करके, ठीक है। अब हम दूसरी साइड से उसको जूम करेंगे ताकि क्लियरिटी पे हमारा इफेक्ट ना पड़े। अगर क्लियरिटी पे इफेक्ट पड़ता है आपकी तो आप इसको क्वालिटी बढ़ा लें यूट्यूब से, ठीक है। 144 और 240 पे ना देखें, अगर आपको देखनी है तो 480 तक आपको इसको देखना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 7वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्लियर है, दिख रहा है सबको? ओके बॉस। चलिए जी 7वें को शुरू कर दें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, ठीक है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है हमारा, तो उसमें हमारा क्या होगा, अपवर्तन क्यों होता है, ये हमें बताना है। 8 पे पहुंचते हैं, अपने 8 वाले क्वेश्चन पे। एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट के विभव को 220 वोल्ट में बदलता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है। फेरों की संख्या दे रखी है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है भैया, आपको जो जो वैल्यू दी हुई है आप उसको नोट करेंगे और ट्राई करेंगे। क्लियर है बात? चलिए जी अब हमारा आ गया 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे रखा है इन्होंने। 3 संधारित्रों का संयोजन चित्र में प्रदर्शित है। ये वाला डायग्राम है हमारा, ठीक है। 3 संधारित्र दे दिए इसने, 10 माइक्रोफेरड, दूसरे वाला भी 10 माइक्रोफेरड और तीसरे वाला सी, ठीक है। तीसरे वाला सी है हमारा। 1 मिनट, ओके। चलिए जी तीसरे वाला क्या है हमारा, सी है। तो बिंदुओं ए तथा बी के बीच संपूर्ण संयोजन, कहाँ जा रहा है भाई, संयोजन की तुल्यता 15 माइक्रोफेरेड है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बीच संयोजन की जो ए तथा बी के बीच में जो संयोजन की धारिता है ना, तुल्य धारिता 15 माइक्रोफेरेड है। भाई न्यूमेरिकल तो आप अगर थ्योरी का कंसेप्ट अच्छे से जानते हैं यहाँ पे, तो थ्योरी के कंसेप्ट के बिना नहीं होंगे ये, तो थ्योरी को ध्यान से पढ़ें। कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया कमेंट करें, या फिर आप कहीं भी बात कर सकते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो सभी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं। चलिए 10वें पे पहुँचते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या है, इसका व्यंजक लिखिए, ठीक है। लॉरेंज बल का मान अधिकतम किस दशा में होगा, ठीक है। एंगल बनेगा तो उसमें ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है उसमें, ठीक है। तो बताना है किस दिशा में होगा। क्लियर है? 11 पे चलें। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए तथा पैरामैंगनी विकिरण व अविरक्त विकिरण के एक एक उपयोग लिखिए। तो इसमें हमें एक एक उपयोग लिखना है, ठीक है। तो 11वां था विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए तथा पैरामैंगनी विकिरण व अविरक्त विकिरण के एक एक उपयोग लिखिए, ठीक है। तो 11th हो गया। बाहर का साउंड बड़ा ही डिस्टर्ब करता है दिन में। चलिए खैर इसको फॉरगेट करें। चलिए जी 12 पे पहुंचते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्या है 12th? एक कांच की प्लेट पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतया समतल ध्रुवित पाया जाता है। अपवर्तन, ठीक है। इसको ये 12th है, इधर होगा, ठीक है। अपवर्तन का हमें एंगल निकालना है इसमें, कैसे होगा, चलो इसको पहले ऊपर कर देते हैं हम, इसको जूम करना पड़ेगा। तो अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो ज्ञात करना है हमें। तो क्या ज्ञात करना था जी, एक तो ध्रुवण कोण और एक कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन, कोण 30 डिग्री दिया हुआ है अपवर्तन कोण, तो ज्ञात करना है हमें ये चीज़। कैसे भाई, ये रहा यहाँ पे 12, एक कांच की प्लेट पर आपतित, इसको हट जाने दो, प्रकाश के समतल ध्रुवित पाया जाता है। तो इसने कह दिया अपवर्तन जो, ठीक है, इसको और जूम कर देता हूँ मैं। अपवर्तन कोण है जो हमारा वो 30 डिग्री है। तो ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, ध्रुवण कोण और कांच का अपवर्तनांक। चलिए जी 13वें पर पहुंच जाते हैं अपने।
किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी तार का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता लंबाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किस बात पर निर्भर करता है? व्यंजक लिखकर बताइए। R इज टू रो एल बाय ए होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको आपको प्रूफ करना है। चलिए जिसमें और में दे रखा है क्वेश्चन 60 वोल्ट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट चिन्हित दो बल्बों का श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबद्ध किया गया है, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, निकालेंगे आप लोग। 14 पर चलते हैं अपने, ठीक है। 14वें पर पहुंचते हैं अपने। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति से एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में देहली आवृत्ति निकालनी है, ठीक है। देहली फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करना है। क्लियर है बात भाई? क्वेश्चन मिल गया आपको। ये 14 क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद हम 14वें पर पहुंचते हैं, 15वें पे। संचार पद्धति में मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है? मॉड्यूलेशन की आवश्यकता कहाँ जा रहा है? चलिए जी, हम 15वें पे थे। तो संचार पद्धति में मॉड्यूलेशन की ये रहा आवश्यकता की होती है। 16 पे पहुंचिए अब। जब 75 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है, 75 इसमें ओम हमारी आर की वैल्यू दी हुई है, बाह्य प्रतिरोध। आई की वैल्यू दे दी 0.5 एम्पियर की धारा। जब प्रतिरोध बढ़कर इतना हो जाए तो धारा गिरकर इतनी रह जाती है। क्लियर है बात? 0.3 एम्पियर रह जाती है। क्लियर है बात? तो बैटरी की आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। आंतरिक कहाँ जा रहा है भाई तू? बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्लियर है भाई? 16वां हो गया। अपने 17 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल में दो अंतर लिखिए, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में दो डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने हमें क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि एनर्जी लूज करेगा वो, ठीक है। आर ऑर्बिट में तो घूमेगा ही, लेकिन बोर ने बताया हमें एनर्जी लूज नहीं करेगा। और आपका कौन से वाले, जो हमारा न्यूक्लियस का ऑर्बिट होगा, उसमें वो राउंड क्या करेगा? घूमेगा। इसने एनर्जी लूज नहीं बताया बोर्ड ने कि एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो उसने कमियां इसमें बताई हमारी। क्लियर है? 18 क्वेश्चन है हमारा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें भाई, कोई भी क्वेश्चन में। डी ब्रोगली का द्रव्य तरंग सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार तरंग दे रही है तथा संवेग को जोड़ने वाले सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। ये रहा 18 क्वेश्चन। क्लियर है? डी ब्रोगली का द्रव्य तरंग का सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार तरंग दे रही है तथा संवेग को जोड़ने वाले सूत्र का निगमन कीजिए। चलिए 18 क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के प्रमेय को लिखिए और उसका निगमन कीजिए, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। क्लियर है बात? ठीक है भैया। चलिए जी 21 पर आ जाते हैं अब हम, ठीक है। 20 चलिए जी 21। एक प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक तो L है, धारिता C है, ठीक है। प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीनों, ठीक है। LCR सर्किट भाई निकालना है आप लोगों को। क्लियर है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको जरूर करना है आप। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। करवाया है मैंने, BSc में भी करवाया, उसको देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LCR सर्किट। पोलोनियम की अर्ध आयु 140 दिन है। ये बहुत तड़पाता है क्वेश्चन, ठीक है। अर्ध आयु वाला, क्लियर है? अर्ध आयु वाला क्वेश्चन
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा 22 है। कितने समय में अपने प्रारंभिक द्रव्यभार का 32 ग्राम में से 30 ग्राम पोलोनियम विघटित हो जाता है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ेंगे। पोलोनियम की अर्धायु इतनी है, कितने समय में अपने प्रारंभिक द्रव्यमान 32 ग्राम में से 30 ग्राम पोलोनियम विघटित हो जाएगा। क्लियर। 23 ये रहा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं तथा वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है। प्रिज्म का कोणीय वर्ण विक्षेपण किन किन बातों पर निर्भर करता है। 23 क्वेश्चन था ये। चलिए जी 24, ठीक है। 24 लगा दिया मैंने। टेलीविजन प्रसारण किस तरंग संचरण विधि पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें था भैया करता है, स्पष्ट समझाइए। एंटीना अथवा एरियल का उपयोग बताइए। तो एंटीना किस कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करता है, एंटीना अथवा एरियल का उपयोग बताना है, ठीक है। तो हमारा 24 था। चलिए जी 25 किरचॉफ के नियमों को प्रयुक्त करते हुए ये तो भाई I2 धारा का मान बताना है, ठीक है। और ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन P/Q = R/S। ये हमें 26 में करना है, 25 में करना है, सॉरी। आगे बढ़े भैया। 26 ये हमें डायग्राम दे रखा है उसने। 10 ओम लगा हुआ यहाँ पे 20 ओम, यहाँ पे 20 वोल्ट, ये हमारी करंट बह रही। तो 26 एक 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का पतला उत्तल लेंस एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी, क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ दे। 27 सौ प्रेरण से आप क्या समझते हैं, उस सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए जो यह दिखाता है कि कैसे सौ प्रेरण गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। 27 को आप पढ़ेंगे एक बार, क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 28। अनसोल्ड हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो करवा लियो, ये बात नहीं है कि हम करवाएंगे नहीं, ठीक है। सोल्व करवाएंगे, कमेंट तो करो। चलिए जी, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है और इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा देनी है, ठीक है। ये था हमारा 28। अथवा प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, ये तो बहुत है, डोमेन का अर्थ समझाते लो, चुंबकीय व्याख्या कीजिए, बहुत सिंपल है। प्रतिचुंबक अनुचुंबक लो चुंबक बताना है उदाहरण सहित, और डोमेन का अर्थ समझाना है। लो चुंबक की सहायता, लो डोमेन की सहायता से लो चुंबक की व्याख्या करनी है, सिंपल है ये तो। आगे बढ़े 29 पे। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, इसका प्रतीक समझाना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपनिष्ठ आधार परिपथ खींचते हुए इसकी क्रिया समझाइए, ठीक है। 2010 में भी रिपीट हुआ था तो उसको कर लें। अथवा में दिया हुआ है इसमें दिष्टकारी क्या होता है। एक एनपीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। निवेशी तथा निर्गत तरंग रूपों को भी दिखाइए। इनपुट और आउटपुट भी इसमें दिखानी है, इनपुट और आउटपुट भी दिखानी है, ठीक है। चलिए जी 29 हो गया, इसको पढ़ लेंगे। ओके, हम पहुंचते हैं भैया 30 पे। 30 क्वेश्चन। एक खगोलीय अपवर्तन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनाना स्वच्छ किरण नारेक द्वारा दिखाइए जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तथा इस स्थिति के लिए आवर्धन सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। अब इसमें अथवा में दे रखा है हमारा 28, 29, आपका 30। इनको ना छोड़ें आप, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5-5 मार्क्स के, और इनमें ऑप्शन भी है तो एक तो फंस ही जाएगा। चलिए जी अब हम इसमें और वाला कर लेते हैं, ठीक है। यंग के प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा चित्र, यंग स्लिट वाला करना है इसमें, डबल स्लिट।
प्रयोग में दीप्त प्रिज्म तथा अदीप्त प्रिज्म की स्थितियों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा उसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निगमन सूत्र निगमन करना है हमें। तो 30 में अथवा में वाला क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, इनके तो ट्राई कर ही लें क्योंकि इनमें हमारे 6 क्वेश्चन है फिलहाल, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है ना, तो 6 क्वेश्चन ये तैयार करें, ठीक है। तो इनमें से 6 क्वेश्चन आप जैसे तैयार करते हैं तो एक एक दो मार्क्स ही भी मिल जाएंगे आपको। तो इन क्वेश्चनों को जो कह रहा हूँ मैं 28, 29, 30 को ज़रूर करें तैयार, ठीक है। क्या करें, ज़रूर तैयार करें और कमेंट करें कैसी बनी वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।